Hello there, this is Nikhil Hira, and I'm pursuing my bachelor's in commerce from Shri Ram College of Commerce. And welcome back to Commerce Heroes. You are watching Commerce Heroes, and continuing to the series Introduction to HRM, in which we are going to cover the whole paper of HRM. We had completed part C, part A, part B of Unit 1. Now we are proceeding towards the very last part, that is part D, in which we will be discussing in detail empowerment, downsizing, work-life balance and VRS. So जल्दी start करते हैं without wasting any more time. So when we talk about the very first thing that we are going to discuss in detail, that is employee empowerment. So इससे पहले हम डिटेल में जाएं कि बुक्स में क्या दिया है, we will just understand employee empowerment का मतलब क्या है. एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का अगर बात करें इस पर्टिकुलर सेक्शन में, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में क्या मतलब है, तो एक एम्प्लॉय जो है उसको हम कितनी अवेलेबिलिटी दे रहे हैं, उसको हम कितनी अथॉरिटी दे रहे हैं, कितनी ऑटोनॉमी दे रहे हैं कि तुम अपना काम अपने आप से करो और हमें सिर्फ रिजल्ट दो, हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, ज़्यादा सुपरवाइज नहीं करेंगे, बिकॉज वी बिलीव इन यू, वी बिलीव इन योर पोटेंशियल. ऑल दीज आर द थिंग्स दैट यू से टू अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय, और जिसके बाद एम्प्लॉय अच्छे से काम करके आपको देता है. सो दिस इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. इतना सा आपको बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है. सो व्हाट डज इट मीन according to book? So giving employees the means, ability, authority to do something, कि तुम्हें जो काम दिया है, जो टास्क दिया है, तुम्हें किस तरीके से करना है, कितनी क्रिएटिविटी डालनी है, क्या इनोवेशन यहाँ पे डालनी है, जो भी चीज़ तुम्हें करनी है, जो तुम्हें सही लगता है वैसा करो. दिस इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. ठीक है, आप उसको करने दे रहे हो जैसे उसे करना है. प्रोवाइड्स ग्रेटर ऑटोनॉमी, कंट्रोल over the factors affecting his job. Current time workforce doesn't like to be supervised, very important point, and wants to put in their creativity and innovation by themselves without any complaints. तो जो करंट टाइम की वर्कफोर्स है, क्या मतलब है यहाँ पे, जो हमारे पास अभी जनरेशन जी है ना, जेन जी जो है हमारी न्यू जनरेशन है, मतलब हम लोग, तो ये जनरेशन जो है इसके दिमाग में एक चीज़ है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ, ठीक है, मेरे को जो भी टास्क मिल रहा है उसको मैं जैसा भी करूँ, उसमें मुझे कोई सुपरवाइज ना करे. हर मोमेंट आके कोई ये ना बोले कि तुम इसे ऐसे मत करो, तुम इसे ऐसे मत करो. आई कैन डू इट माई सेल्फ. मैं अपनी क्रिएटिविटी उसमें डालूंगा, मैं अपने आप उन चीज़ों को इनोवेट करूंगा, एंड आई मेक श्योर कि मैं एक अच्छा रिजल्ट आगे दूँ. सो दिस इज द आइडियोलॉजी और थिंकिंग ऑफ द करंट टाइम वर्कफोर्स. सो दैट इज वन थिंग हियर. सो सुपरवाइज बार बार ना करके उनको इतनी ऑटोनॉमी देना कि आप काम करो, और उसके बाद उनको फ्री कर दें एम्प्लॉय को कि हाँ, हम आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं रखेंगे और हम आपको फ्रीडम दे रहे हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जितनी अथॉरिटी दी है उसमें अच्छे से उसको करके दो. दैट इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. ठीक है. So the same thing in the next point. Now coming to the very last point, and it is very important. What it says is that we should not be confused with delegation as employee empowerment. अगर आप सोच रहे हो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब होता है डेलीगेशन, अगर मैं बात करूँ डेलीगेशन का मतलब क्या था, जो हमने 12th में पढ़ा था, तो 12th में हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये सुपीरियर है, ठीक है, ये हमारा उसका सबऑर्डिनेट है. एक सिस्टमैटिक क्या हो रहा है, अथॉरिटी जो हो रही है आपकी, अथॉरिटी आपने दे दी किसको, सबऑर्डिनेट को. सबऑर्डिनेट क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया उस काम को करने के लिए, ठीक है, और अकाउंटेबल हो गया. तो दीज वर द थ्री थिंग्स. ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी 12th में कि ये तीन चीज़ें क्या होती हैं, बन जाती हैं जब हम क्या करते हैं, डेलीगेशन प्रोसेस को करते हैं. तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट को क्या दे रहे हैं, ऑटोनॉमी दे रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं कि भाई तू अपने आप काम कर और हमको रिजल्ट ला के दे. बट इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉय एम्पावरमेंट है. ये दोनों टॉपिक टोटली डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि अथॉरिटी ट्रांसफर इज नॉट द कंसेप्ट हियर. यहाँ पे अथॉरिटी ट्रांसफर होना कॉन्सेप्ट नहीं है. उस बंदे के पास ऑलरेडी अथॉरिटी है. एक एम्प्लॉय के पास हम अथॉरिटी नहीं दे रहे हैं, उसके पास ऑलरेडी अथॉरिटी है, बट व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग इज मोर ऑटोनॉमी कि हाँ, आपको अपने तरीके से जैसे काम करना है आप वैसे इस काम को करो. सो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. ये पूरा कॉन्सेप्ट है. नाउ विल डिस्कस द नीड्स. क्या नीड्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, व्हाट आर द टाइप्स, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, ऑल दीज थिंग्स. बिकॉज जब आपका एग्जाम होगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि शॉर्ट नोटिस, एक शॉर्ट नोट दे दो इसके ऊपर, या फिर पूछ लिया जाएगा एम्प्लॉय एम्पावरमेंट क्या होती है, इसके एडवांटेजेस बताओ, डिसएडवांटेजेस बताओ. तो उस मोमेंट पे इट इज़ अ टॉपिक जो आपके दिमाग में एकदम हिट कर जाएगा कि इसका मतलब मुझे पता है, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, कॉन्सिक्वेंसेज आर द थिंग्स दैट आई कैन राइट माई सेल्फ, मैं खुद लिख सकता हूँ. बट स्टिल एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, जो चीज़ पॉइंटर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको उसके फेमिलियर ही कुछ लिख के आना है. यू आर नॉट सपोज टू राइट एनीथिंग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So now talking about need and advantages. So the very first thing that we have is change in business environment. So when we talk about change in business environment, तो business environment जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है.
उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कस्टमर्स हैं उनका जो टेस्ट है, उनका जो ट्रेंड है, वो सब भी चेंज हो रहा है। और ये जो स्पीडी चेंज है या स्पीडी या फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सेज है, इसके साथ हमको क्या करना पड़ेगा, हमें कंपेटेबल रहना पड़ेगा। कैसे? एकदम इसके ऊपर काम करके हमें देखा कि कुछ चेंज आ रहा है और हमें उसके ऊपर अडाप्ट करना पड़ेगा, उसके साथ अडाप्ट होना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या लिखा है, अगर हम पुराने स्टाइल के साथ जाएं, ओल्ड स्टाइल कमांड या कंट्रोल, उसमें ये इनकम्पैटिबल है। एकदम बिजनेस चेंज के ऊपर काम कर लेना इज नॉट समथिंग जो हम ओल्ड स्टाइल कमांड के साथ कर सकते हैं। तो इसीलिए किसकी नीड है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की। क्यों? उसमें हम ऑटोनॉमी देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, डिसीजन मेकिंग एक पर्सन के हाथ में चला जाता है, वो जल्दी जल्दी उस चीज पे काम करता है और बाद में आपको रिजल्ट निकाल के देता है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज और नीड इज न्यू मेथड्स बीइंग अडॉप्टेड इन ऑर्गेनाइजेशन नीड एम्प्लॉयज टू बी ग्रेटर इन अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी। अब होता क्या है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपने नए मेथड्स अडॉप्ट कर लिए। अब नए मेथड्स अडॉप्ट किया, फिर काम ऐसा अडॉप्ट कर लिया जिसमें अब आपका हर एक एम्प्लॉय है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी पड़ जाएगी उसके ऊपर, और अथॉरिटी भी आप उसके साथ इंक्रीज करेंगे कमेंसुरेट मेजर में, मतलब इक्वल मेजर में आप सब चीज़ें इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है, एक एम्प्लॉय वो क्यों करना चाहेगा? एक एम्प्लॉय जो पहले काम कर रहा था, अब उसे और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इंक्रीज करके दे रहे हो, तो वो क्यों करना चाहेगा? ठीक है, उसके लिए तो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अगर लेट्स सपोज ओल्ड वे है, ओल्ड वे कमांड है जिसमें आपको बार बार परेशान किया जा रहा है कि तू काम दिखा कितना हो गया, कैसे कर रहा है, तो उसमें एक पर्सन को अगर आप बोलो और काम देंगे, ही वॉन्ट बी हैप्पी टू डू इट। बट अगर एक पर्सन को आप अलाउ कर दो कि कम अप विद योर ओन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन का अपने तरीके से करो, उसके बाद अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाओगे ना, सो दिस इज द इजीएस्ट वे काम को इंक्रीज करने का, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का और एक पर्सन से ज़्यादा काम लेने का। सो दिस इज द वेरी नेक्स्ट पॉइंट कि क्यों एम्प्लॉय एम्पावरमेंट जरूरी है। नेक्स्ट, हैविंग ऑटोनॉमी इन टेकिंग डिसीजन एट वर्क प्लेस ऑल्सो मोटिवेटिंग सोर्स फॉर देम। अब हमने वो पढ़ा था लास्ट टाइम, पिरामिड पढ़ा था हमने मोटिवेशन का, कि कैसे व्हाट आर द डिफरेंट वेज, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन, और एक पर्सन कैसे मोटिवेट हो जाता है। यही चीज़ हम यहाँ पे मेंशन की है यहाँ पे, और यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम एक आदमी को ऑटोनॉमी देते हैं ना डिसीजन लेने की, तो क्या होता है, हम ऑटोनॉमी देने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, उस पर्सन को मोटिवेट भी कर रहे हैं, बिकॉज इट ऑल्सो कम्स अंडर दैट पिरामिड। एक पर्सन के पास वर्क प्लेस में ऑटोनॉमी है, उसके पास एक राइट है कि मेरा डिसीजन के हिसाब से सब कुछ एग्जीक्यूट हो। दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, जिससे क्या हो रहा है, एक एम्प्लॉय मोटिवेट हो रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ कमिंग अप टू द अदर पॉइंट्स। देखो क्या होता है, टीम लॉयल्टी बढ़ जाती है, क्विक डिसीजन मेकिंग, आप एक पर्सन को ज़्यादा वो दे रहे हो ऑटोनॉमी, सब कुछ उसको बोल रहे हो अपने हिसाब से करो, तो ऑब्वियसली वो जल्दी जल्दी डिसीजन लेके आएगा। कोऑपरेटिव एंड पर्पसफुल वर्कफोर्स, लेस अपोजिशन नहीं कर रही है। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ पोटेंशियल, अब आप किसी बंदे को काम करने के लिए दे रहे हो, उसे इतनी ऑटोनॉमी दे रहे हो, तो हो सकता है आपके पास दो पर्सन है, ए एंड बी। अब ए और बी दोनों को सेम ऑटोनॉमी दी थी, अब आपने देखा ए गुड रिजल्ट्स दे रहा है, बी बैड रिजल्ट्स दे रहा है, तो आपने क्या कर लिया, रिकॉग्निशन ऑफ पोटेंशियल की ए इज बेटर एंड बी इज नॉट। ठीक है, सो दिस इज द मेन थिंग यहाँ पे। Now we'll talk about what are the types of employee empowerment. So सबसे पहले हमारे पास है suggestion involvement। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ ले what are the types of employee empowerment, अब यहाँ पे आप अपने दिमाग से नहीं लिख सकते कुछ भी कि आप कुछ भी लिख के आ गए। These are the headings that you must mention। थोड़ा तो आपको रट के जाना पड़ेगा कि हाँ एग्जामिनर वहाँ पे आपको अच्छे से मार्क्स दे दे, वरना एचआरएम में आपको मार्क्स ही किस चीज़ के मिल रहा है। ठीक है, सो सजेशन इन्वॉल्वमेंट मतलब जब एक एम्प्लॉय को इतना एम्पावर किया जाता है कि उसके सजेशन फॉर्मली एक्सेप्ट किए जाते हैं, मतलब फॉर्मल लेवल पे ही इज एबल टू कम अप विद हिज सजेशंस एंड ही इज एबल टू प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ ऑल, कि कोई भी आदमी ना मतलब वैसा फील नहीं कर रहा, मतलब डरा हुआ फील नहीं कर रहा कि मैंने कुछ अच्छा सजेशन दे दिया, मेरा एक्सेप्ट हो गया तो मेरा सुपीरियर मुझसे गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। सो इट इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। द नेक्स्ट टाइप दैट वी हैव इज जॉब इन्वॉल्वमेंट। अब जॉब इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा 12th में कि जब हम जॉब की बात करते थे तो हम बात करते थे स्पेशलाइजेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेशलाइजेशन? मतलब कि हर एक बंदे को ऐसी जॉब दे रखी है कि वो उसे इतनी बार कर रहा है, आदत हो चुकी है कि अब वो आंखें बंद करके भी कर रहा है तो सही कर रहा है, भले ही कितनी ही रिग्रेस जॉब हो, कितनी ही मुश्किल जॉब हो, बट ही इज एबल टू डू इट वेरी वेल। ठीक है, परफेक्टली करके दे रहा है क्योंकि उसे आदत हो गई है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है जॉब इन्वॉल्वमेंट की। अब एक एम्प्लॉय को हम स्पेशलाइजेशन के लिए ही जॉब नहीं दे रहे, हम एक आदमी जो है उसको सिर्फ ए काम नहीं दे रहे, उसको बी सी डी सब काम दे रहे हैं ताकि वो अपनी सारी स्किल्स यूटिलाइज कर सकें। स्पेशलाइजेशन का ही फायदा हम नहीं ले रहे उससे। सो दैट इज जॉब इन्वॉल्वमेंट। एक पर्सन बोर नहीं हो रहा है, उसके पास क्या है, उसके पास होराइजंस हैं टू एक्सप्लोर। ठीक है, अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर करने के लिए वो अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर कर पा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। दिस इज ऑल्सो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट।
नेक्स्ट वी हैव हाई इन्वॉल्वमेंट. व्हेन वी टॉक अबाउट हाई इन्वॉल्वमेंट, व्हाट डज इट मीन? सो हमारी स्केलर चेन होती है, ठीक है. अब जो मेरी स्केलर चेन है, अब इसमें क्या है, जब हम बात करें एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की, तो अगर मैं भी आपसे बात करूं तो हम सोचते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है और मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, इन सब में ही चलता होगा ये. एक ऑफिस की बात भी, फॉर एग्जांपल मैं आपको इमेजिन करने को बोल रहा हूँ, हम एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग कहाँ तक जाता है? मैनेजर्स तक, कि हाँ मैनेजर्स तक हम इतना कुछ कर रहे हैं, बट उनके नीचे तो हम सोचते ही नहीं है. तो सबसे बड़ी बात यही है कि जब हम एम्प्लॉय एम्पावरमेंट करते हैं तो हम हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली इन द स्केलर चेन हम हर जगह क्या कर रहे होते हैं? इस चीज को फॉलो कर रहे होते हैं, एम्प्लॉय एम्पावर कर रहे होते हैं. पूरी टेक्निक सबके लिए बनी होती है, ठीक है. इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट इन ऑपरेशंस, सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ईसॉप, ईसॉप दिया जाता है एज इंसेंटिव. इंसेंटिव बोल लो या फिर ऐसे मतलब मोटिवेशन के लिए जो सोर्स है वो बोल लो. तो अब इंसेंटिव देना ईसोप का, इट इज ऑल्सो यू आर हाईली इन्वॉल्विंग अ मेंबर, मतलब यू आर मेकिंग एन एम्प्लॉय अ मेंबर ऑफ द होल कंपनी, ठीक है. आप उसको शेयर दे रही हो इनडायरेक्टली. सो दिस इज ऑल्सो व्हाट एम्प्लॉय एम्पावर करना. अब मैं एग्जांपल दूँ इसका, तो सबसे बड़ा एग्जांपल आपके पास इस मूवमेंट पे इन्फोसिस है. वो अपने इंसेंटिव्स में क्या दे रहा है? अपने इंसेंटिव्स में वो डायरेक्टली अपने एम्प्लॉयज को क्या कर दे रहा है? शेयर होल्डर बना दे रहा है, ईसॉप दे रहा है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? दिस इज योर 12th क्लास का एग्जाम्पल. तो दैट इज द रीजन आपको बोला जाता है 12th क्लास के साथ थोरो हो जाओ. हर एक चीज जो 12th क्लास में पढ़ी है उसको इतना डीपली पढ़ लो कि आगे कोई सा भी पॉइंट आई, यू आर एबल टू लिंक इट विद फंडामेंटल्स एंड राइट ऑन इट. तो अगर आपका 12th अच्छे से कर रखा होगा ना आपने, तो आपको बाकी चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो इवन अगर ऑल दो अब तो चलो निकल गई 12th, बट स्टिल इफ यू गेट टाइम, जाना थोड़ी बुक खोलना 12th की एंड लाइक गो थ्रू विद इट, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So now coming up to the barriers, what are the barriers of employee empowerment? So the first one that we have is lack of employees capabilities. अब हो सकता है एक एम्प्लॉय है ए, अब आपने उसको क्या दे दी? ऑटोनॉमी दे दी कि भाई एम्प्लॉय एम्पावर करना है, उसका अथॉरिटी बढ़ा के दे दी, सब कुछ बढ़ा के दे दिया, लेकिन आपने देखा कि भाई वो बंदा अच्छे से काम ही करके नहीं दे रहा. तो क्या हो गया? प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई. मतलब आपने उसको इतनी सारी रिसोर्सेज दिए, उसने यूटिलाइज ही नहीं किया अच्छे से, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, रिसोर्सेज भी आपके वेस्ट हो रहे हैं. तो क्या हुआ? बैरियर आ गया. किसमें? एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में. आपने एम्पावर करने की कोशिश की, लेकिन आपके एंड से प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम किसके एंड से? एम्प्लॉय के एंड से. उसकी कैपेबिलिटीज ही नहीं है इतनी कि वो उस चीज को अच्छे से यूज कर पाए. अनविलिंगनेस ऑफ सीनियर टू डेलीगेट अथॉरिटी, यहाँ पे बात आ जाती है. अब एक जो सीनियर है वो नहीं चाहता कि मेरे पास जो अथॉरिटी है मैं अपने जूनियर्स को दूं और उनको एम्पावर करूं. हो सकता है उसे डर है कि दो चीजें होती हैं, एक तो ए और बी, ठीक है. वेट, मतलब फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू पीपल ए एंड बी, और आप उनके सीनियर हो, ठीक है. आप उनके सीनियर हो. अब देखो डर किस चीज का होता है? ए जो है ही इज वे टू गुड, ठीक है. तो आपको डर किस चीज का है? कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, यू डोंट वांट टू फील ऐसे, मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं फील करना चाहते तुम कि हाँ मैं इससे अच्छे लेवल पे हूँ, बट स्टिल इज एबल टू कम अप विद गुड आइडियाज, गुड वे ऑफ डूइंग अस, मतलब डूइंग समथिंग. और दूसरा क्या है? यू थिंक दैट इसकी कैपेबिलिटीज नहीं है, ठीक है, ये कैपेबल नहीं है, अच्छा काम करके नहीं दे रहा है. सो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से क्या होता है, एक जो पर्टिकुलर पर्सन होता है, जो सीनियर होता है, वो अपनी अनविलिंगनेस दिखाता है कि मैं अपनी अथॉरिटी आगे डेलीगेट करूँ या ना करूँ. नेक्स्ट वी हैव स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और कल्चर. क्या हो गया? मैनेजर आया न्यू न्यू, ठीक है, जेनजी मैनेजर आया, उसने सोचा अब तो मैं एम्प्लॉय एम्पावर कर दूंगा सारे, बट बाद में उसे पता चला ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं चाहती है. वो चाहती है जैसे मैंने कल्चर बना के रखा है, जैसे मैंने स्ट्रक्चर बना के रखा है वैसे ही रहने दो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे क्या हो गया? एम्प्लॉय एम्पावर करने में एक बैरियर आ गया. नेक्स्ट वी हैव रिजिड कंट्रोल्स. वही चीज है, आप मैनेजर कितना भी ट्राई कर ले, अगर आपके पास एक बॉक्स है लोहे का, आप उस पर अगर जोर ना डालो और उसको आप हाथ से कितना भी बेंड करने की कोशिश करो, वो बेंड नहीं होगा, ठीक है. यू आर ट्राइंग योर बेस्ट इन ऑर्डर टू पर्सनलाइज इट फॉर द फेवर ऑफ योर पीपल, द एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग. आप एक मैनेजर है, अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए आप उनके फेवर में आप बहुत ट्राई कर रहे हो कंट्रोल्स को थोड़ा मोल्ड करने का, बट कंट्रोल्स इतने रिजिड है कि आप कर ही नहीं पा रहे हो. तो इट ऑल्सो कम्स एज अ बैरियर इन एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, ठीक है. सो यहाँ पे हमारे एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म है. Now we'll go to the next concept and this concept is very important. अभी when we will discuss 10-year questions, अभी करेंगे थोड़ी देर में, तो उसमें देखोगे आप सारे जितने भी क्वेश्चंस है ना, मोस्टली उनका सेंटर ऑफ अटेंशन कौन सा टॉपिक है? डाउन साइजिंग प्लस वीआरएस. रिमेंबर अभी हम आगे वीआरएस भी पढ़ेंगे, बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग इज कि जब आप डाउन साइजिंग और वीआरएस दोनों की बात करते हो ना, तो इन दोनों पे क्वेश्चन अलग अलग नहीं आता, एक साथ आता है, कंबाइन होके आता है. सो देयरफॉर यू नीड टू अंडरस्टैंड देम अलग अलग से एक साथ, और इनके आंसर कैसे मोल्ड करना है वो भी आपको आनी चाहिए. वी विल डिस्कस इट अभी थोड़ी देर में, ओके.
सो स्टार्टिंग में डाउन साइजिंग का कॉन्सेप्ट, तो इससे पहले कि हम डायरेक्टली जाए बुकिश लैंग्वेज में, वी विल गो थ्रू ऐसे ही कि इसका मतलब क्या होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ले लो आपकी, वेट, यू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतने लेवल पे काम कर रही है। अब वही ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी, वो लेवल डाउन कर जाती है और वो अब बस इतने से लेवल पे काम कर रही है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है इसमें, आप दो तीन चीज़ें देखो। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑपरेशंस कम कर दिए, ठीक है। उसके बाद उसने अपना आई वुड से जो एक्सटेंशन था, ग्रोथ जो थी वो भी कम कर दी। अब उसके अंदर अगर ये सब चीज़ें कम हो रही हैं तो वर्क फोर्स भी इंक्लूडेड होगी, वर्क फोर्स भी कम कर दी, ठीक है। दिस होल थिंग इज नोन एज डाउन साइजिंग। अब उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकता है, वो विल डिस्कस इट लेटर, बट अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं डाउन साइजिंग का मतलब क्या है। तो व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस डाउन, ठीक है, रिड्यूसेस डाउन मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, फॉर एग्जांपल उसके ऑपरेशंस, उसका एक्सटेंशन, उसके वर्क फोर्स एंड मेनी अदर थिंग्स, बिकॉज ऑफ सम पर्टिकुलर रीजन, उसका हम डाउन साइजिंग कहते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डाउन साइजिंग इन HRM, तो हम HRM में सिर्फ ह्यूमन से रिलेटेड बात करेंगे, हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है। और यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स अगर देखें, ऑपरेशन एक्सटेंशन किस में आता है, वर्क फोर्स में आता है। सो व्हाट वी आर टॉकिंग हियर इज डाउन साइजिंग इन वर्क फोर्स, ठीक है। और डाउन साइजिंग इन वर्क फोर्स करने का एक तरीका होता है VRS। नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द होल पॉइंट इज। कभी भी ये मत समझना डाउन साइजिंग एंड VRS आर द सेम थिंग, नो, डाउन साइजिंग एंड VRS आर टोटली डिफरेंट थिंग, और वो भी बहुत सारी अलग अलग। डाउन साइजिंग बहुत बड़ा है, VRS उसका छोटा सा पार्ट है। बट यहाँ पे फर्क क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट डाउन साइजिंग इन HRM, तो हम सिर्फ बात कर रहे होते हैं वर्क फोर्स की, और वर्क फोर्स में डाउन साइजिंग करने का बेस्ट मेथड क्या है, VRS। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डाउन साइजिंग प्लस VRS। गॉट इट? नाउ विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट. So starting with the concept of downsizing. So when you have to say goodbye to the surplus staff by offering them a golden handshake, it is known as voluntary retirement scheme. अब क्या हो रहा है, लेट्स सपोज देयर इज एनी रीजन, आपके पास एक्सेसिव सरप्लस हो गया है आपका स्टाफ का और आपको उसे गुड बाय करना है, तो आप क्या करते हो, उनको VRS देते हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम देते हो, जिसके अंदर क्या होता है, उसको एक वॉलंटरी, आपके पास एक चांस है कि अपने आप रिटायरमेंट ले सकते हो अभी एज से पहले, रिटायरमेंट एज से पहले, और अपने आप घर जाके बैठ सकते हो। और उसी के साथ साथ आपकी जो कंपनी है उसका भी जो सरप्लस स्टाफ है, जिसको वो एक्स्ट्रा पैसे दे रहा था हर महीने, जो बहुत ही हैवी सैलरी दे रहा था, वो अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम VRS। इसको अभी हम डिटेल में अच्छे से बुकिश लैंग्वेज में अभी आगे पढ़ेंगे। लेट्स टॉक अबाउट डाउन साइजिंग फर्स्ट। सो डाउन साइजिंग मीन्स reducing the size in the organization in order to cut cost, hive off unprofitable operations and improve operational efficiency, ठीक है। बस हैवी वर्ड्स लिख दिए हैं, मतलब वही है, आपको थोड़े थोड़े याद करना है, जो याद नहीं होता उसे अपनी लैंग्वेज में लिखाओ, यू विल गेट गुड मार्क्स, दैट्स इट. In context of human resource management, downsizing involves elimination of a certain job with a view to cut payable and improve work efficiency. This is important. यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया है कि जब हम बात करते हैं डाउन साइजिंग इन कॉन्टेक्स्ट टू HRM, तो इसका मतलब क्या है, वर्क फोर्स को कम करना, ताकि हमारा जो पे बिल है, जो हम सैलरी देते हैं, वो भी कट हो जाए, और जो वर्किंग कंडीशन है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए, ठीक है। सो डाउन साइजिंग इज नॉट द सेम थिंग एज वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज हमने अभी डिस्कस की थी कि VRS और डाउन साइजिंग सेम चीज नहीं है। डाउन साइजिंग इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द साइज ऑफ बिजनेस बाय हाइविंग ऑफ अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज एंड restructuring the organization to make it lean and efficient. डाउन साइजिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता वर्क फोर्स कम करना, डाउन साइजिंग मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पार्ट कम करना, बट उसके साथ साथ वर्क फोर्स भी कम होती है, और वर्क फोर्स को कम करने का बेस्ट तरीका क्या है, VRS। दैट इज द रीजन जब हम HRM में बात करते हैं तो डाउन साइजिंग एंड VRS एक साथ बात की जाती है, और इनके क्वेश्चन भी कॉम्बिनेशन में बन के आते हैं। सो बिफोर यू ट्राई टू अटेम्प्ट एनी ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू डाउन साइजिंग और VRS, पहले तुम्हें पता होना चाहिए इन दोनों के बीच का फर्क क्या है, और हाउ यू गोइंग टू हैंडल बोथ ऑफ दीज इन क्वेश्चन, ओके। So now directly going to the next point. At one time, the Steel Authority of India (SAIL) had 1,70,000 employees as against its actual requirement of 1 lakh employees. और उस मूवमेंट पे क्या दिया गया था, VRS। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे थे, डाउन साइजिंग कर रहे थे ऑफ वर्क फोर्स। गॉट इट? Now we are going to discuss what is the role of HR in downsizing. Very important कि डाउनसाइजिंग में HR का रोल क्या होता है, ठीक है। सो कम्युनिकेशन याद रखना, जब भी हम बात करते हैं रोल ऑफ HR और उसके आगे कोई सा भी हम पार्ट लिखते हैं, तो इसका मतलब है ओनली इन वर्कफोर्स, इसका मतलब ये नहीं है कंप्लीटली, ठीक है।
क्योंकि डाउन साइजिंग ऑपरेशन में हो रही है, डाउन साइजिंग कहीं और हो रही है, उससे हमारे एचआर को कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ मतलब क्या है, मेरी वर्क फोर्स के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। सो कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉइज मिनिमाइज द चांसेस ऑफ र्यूमर्स एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ र्यूमर इफ दे अराइज। सो सबसे पहला रोल क्या है एचआर का, उसे पता चला डाउन साइजिंग हो रही है, वीआरएस देना पड़ेगा, तो कुछ और सोर्स से भी डाउन साइजिंग कर सकता है, तो उसका सबसे पहला गोल क्या होगा, मैं जाके खुद वर्कफोर्स के साथ कम्युनिकेट करूँ, इससे पहले वर्कफोर्स को पता चले कि हम डाउन साइजिंग करने वाले हैं, और वो कुछ गंदे गंदे घटिया घटिया रूमर्स के साथ आ जाए और तहलका मच जाए, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट और आई वुड से इंपॉर्टेंट टास्क फॉर द एचआर। नेक्स्ट वी हैव विन द सपोर्ट ऑफ ट्रेड यूनियंस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, ट्रेड यूनियंस। हमारे जो ट्रेड यूनियंस होते हैं ना, उनके जो लीडर्स होते हैं, उनके हाथों में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो क्या है, द आइडियोलॉजी ऑफ द होल लेबरर्स या होल वर्कर्स, ठीक है। सो सेल द आइडिया ऑफ डाउन साइजिंग टू द एम्प्लॉइज, द एचआर मैनेजर हैज टू कन्विंस द लीडर ऑफ ट्रेड यूनियंस विद देयर सपोर्ट फॉर डाउन साइजिंग। अगर ट्रेड यूनियन किसी चीज़ के लिए हाँ कर देता है ना, तो मानो ना मानो जो पूरा का पूरा हमारा जो व्हाइट कॉलर स्टाफ है या फिर ब्लू कॉलर स्टाफ है, वो उनको अंधाधुंध फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट वी हैव टेकिंग केयर ऑफ अनसर्टेनिटीज। तो अनसर्टेनिटी से क्या मतलब है हमारा, when employees are informed about layoff, employees face many uncertainties about their pay, retirement benefits, availability of alternate jobs, transition assistance and many other things। अब इन सब चीज़ों के ऊपर ना कौन टेक करेगा, इन सब चीज़ों जो भी हमारी वर्कफोर्स को प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर टेक कौन लेगा, एचआर। बट द मेन थिंग क्या है, ज्वाइन करने से पहले, ज्वाइनिंग के बाद, उसके बाद ऑपरेशन के टाइम पे, और ज्वाइनिंग जब छोड़ रहे हैं, वो सबका सब क्या देखना है एचआर को। एचआर हमारा काम डायरेक्टली तब स्टार्ट नहीं करता जब कोई बंदा आके सीट पे बैठ जाता है, जब सीट खाली थी ना, एचआर का काम तब से स्टार्ट हो गया था, टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पोजीशन। कोई फिल इन कर पा रहा है, फिल इन कर गया तो उसको रिटेन करना है, उसको समझाना है, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का जो वो छोड़ के जा रहा है तो तुम्हें उसका फिर से ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट पॉइंट उसी के ऊपर है, देखो, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। एचआर मैनेजर का क्या काम है, इनिशिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इम्पार्ट न्यू स्किल अमंग द सरप्लस स्टाफ सो दे आर एबल टू एम्प्लॉय, दे आर एम्प्लॉयबल ऑन अल्टरनेटिव जॉब्स। जो बाकी जॉब्स पे हैं वहां पे जाके वो लोग काम कर लें, वैसी भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, एंड दैट टू हैपेंस व्हेन एचआर टीचेस दिस टू देम, ठीक है। सो दिस इज द मेन फोकस। तो आपको सारे पॉइंटर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू देम, 2-3 बार चले जाओ या फिर डायरेक्टली ईयरफोन्स लगा लो, वीडियो सुनते रहो बार बार, आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो रोल ऑफ एचआर यहाँ पे खत्म हो गया। नाउ कमिंग टू द वेरी लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज वीआरएस। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय वीआरएस, दैट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अभी तक हमने इसको इतनी बार पढ़ लिया है कि हमें समझ आ ही गया होगा, बट डायरेक्टली वी विल गो टू द बुकिश लैंग्वेज और अंडरस्टैंड। सो डाउनसाइजिंग ऑफ वर्कफोर्स इज जनरली इंप्लीमेंटेड थ्रू अ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वीआरएस से जनरली क्या होता है, डाउनसाइजिंग की जाती है किसकी, वर्कफोर्स की। म्यूचुअल एग्रीमेंट अंडर विच एम्प्लॉइज एग्री टू वॉलंटरी रिटायर ऑन पेमेंट ऑफ एग्रीड कंपनसेशन। हमारे पास एक एम्प्लॉय होता है, एक एम्प्लॉयर होता है। ओके, लेट्स डू दिस थोड़े अलग तरीके से। हमारे पास ये एम्प्लॉय है और ये एम्प्लॉयर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, गोल्डन हैंडशेक। जो जो चीजें हमने अभी तक पढ़ ली है ना, वो लिख लेते हैं ताकि हमको याद रहे। गोल्डन हैंडशेक हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वीआरएस यहाँ पे दी जा रही है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, गोल्डन हैंडशेक बिकॉज द बेनिफिट फॉर बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर, दोनों के लिए बेनिफिट है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लिखेंगे हम, दोनों के लिए बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है दोनों के लिए, एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट क्या है, टैक्स फ्री कंपनसेशन, और एम्प्लॉयर के लिए बेनिफिट क्या है, employee gets handsome amounts under the VRS package and employer save recurring fat wage bill in the wrong term। क्या है, recurring सैलरी, जो रेकरिंग सैलरीज हमको देनी पड़ती इस पूरे स्टाफ को, उससे कौन बच रहा है, हमारा एम्प्लॉयर बच रहा है, ठीक है। अट्रैक्टेड अटेंशन, अब हाँ बस यहीं तक है। तो आपको अगर याद करना है तो बस आप इस पर्टिकुलर उसको देख लेना, ये छोटा सा जो हमने डायग्राम बनाया है इसको देख के भी आप याद कर सकते हो कि वीआरएस क्या है, गोल्डन हैंडशेक है, दोनों को बेनिफिट होता है, इससे टैक्स एग्जेम्प्टेड कंपनसेशन मिलती है, घर पे बैठ जाता है, वहाँ पे वो सैलरीज बचा लेता है, जो अपनी कॉस्ट कट कर लेता है एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे आपका वीआरएस पूरा खत्म हो जाता है। नाउ विल अंडरस्टैंड कि वीआरएस सुनने में ऐसा लगता है थोड़ा मॉडर्न सा है, बट ये मॉडर्न नहीं है। दिस इज समथिंग दैट केम इनटू अटेंशन 1990s में, बहुत पुरानी स्कीम है, ठीक है। एंड नाउ
पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों में एग्जीक्यूट की जाती है, ठीक है। सो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों में की जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ व्हाट आर द एग्जांपल्स। SAIL, टिस्को, बजाज ऑटो, फिलिप्स इंडिया एंड कैस्ट्रॉल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अलॉन्ग विद दैट इसमें इंक्लूडेड नहीं है एयर इंडिया, टाटा, MTNL। इवन इफ आई टॉक अबाउट MTNL तो यू पीपल वॉन्ट बिलीव, बट MTNL ने लास्ट टाइम जो VRS दिया था इट वॉज अराउंड 92,000 पीपल, अराउंड 1 लाख। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। सो दैट वॉज समथिंग जो पिक्चर में आया था। सो दैट इज द रीजन इट इज लाइक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बिकॉज इससे रिलेटेड चीजें हो रही हैं आसपास, हम लोगों ने देखी होंगी, हमने सुनी भी होंगी, बट इट्स जस्ट बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ देम, बिकॉज हमने पढ़ी नहीं है। एंड दैट इज द रीजन HRM इज गोइंग टू बी द वन ऑफ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो होता है हर सेम में। सो आई वुड से HRM आराम से मतलब फन से पढ़ो। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज। सो क्या होता है जब आप वो देते हो, VRS देते हो, तो कभी कभार क्या होता है आपका जो इफेक्टिव एम्प्लॉय है ना वो भी चला जाता है, मतलब इफिशियंट, सॉरी, मतलब एम्प्लॉय जो बहुत अच्छा काम कर रहा है ना वो भी निकल जाता है कई बार आपके हाथों से। अब वो चला गया तो अब फिर से स्टाफिंग प्रोसेस करनी पड़ेगी। ऐसे किसी अच्छे एम्प्लॉय को लाने में बहुत रिग्रेस होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट कट होती है उस चीज़ में भी, मतलब बहुत कॉस्ट लगती है, टाइम लगता है उस चीज़ को भी करने में। नेक्स्ट, इट मे इंक्रीज वर्कलोड ऑन अदर एम्प्लॉयज। हो सकता है बहुत सारे लोग एक साथ चले जाएं और उसकी वजह से क्या होगा, बाकी जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, प्रोडक्टिवली कर पा रहे थे, उन पे वर्कलोड बढ़ गया, जिसकी वजह से अपनी होल प्रोडक्टिविटी मतलब अच्छे से काम नहीं कर पा रहे जितने अच्छे से वो पहले कर पाते। नेक्स्ट वी हैव इट मे क्रिएट अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इन माइंड्स ऑफ पीपल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। होता क्या है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे लोगों का ग्रुप है, हमारे इधर जो काम कर रहे हैं, उनके दिमाग में इनसिक्योरिटी आ जाती है। क्यों? VRS दे दी, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने VRS दे दिया। अब होता क्या है, हमारा जो एम्प्लॉय है, लेट्स जस्ट से देयर आर 2 एम्प्लॉयज, वी हैव एम्प्लॉय A एंड वी हैव एम्प्लॉय B। अब B ने VRS एक्सेप्ट नहीं किया और A ने VRS एक्सेप्ट कर लिया, दोनों के VRS दिया था ऑर्गेनाइजेशन ने। अब हुआ क्या, जो B है वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, अभी बहुत प्रोडक्टिव था, लेकिन अब उसके ना दिमाग में एक चीज़ बार बार घूम रही है कि मैंने VRS नहीं लिया, ठीक है, VRS नहीं लिया, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में जगह ना हो या ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम ना कर रही हो, वो बाद में हमको ले ऑफ करके बाहर निकाल दे, मतलब बाद में हमको कोई बेनिफिट ना हो। अभी VRS में आपको क्या क्या बेनिफिट हो रहा है, ये टैक्स एग्जेम्प्टेड कंपनसेशन लेके निकल गया, ठीक है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट ले रहा है। तो अब इसके दिमाग में क्या है, मे बी दिस वॉज अ बेटर ऑप्शन, और मेरे साथ जो फ्यूचर में होने वाला है मे बी इट इज नॉट गुड। सो दिस इज द होल थिंग। ये जो होता है, दिस इज द होल इनसिक्योरिटी दैट सिट्स इन द माइंड ऑफ द पर्सन हु डज नॉट ऑप्ट फॉर VRS। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ VRS। एंड आई गेस यहाँ पे हमने मेजर पार्ट कवर कर लिया VRS का। नाउ विल जस्ट डिस्कस व्हाट आर द बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयर एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय। ऑल्दो हमने कर लिया, लेकिन हम जल्दी जल्दी एक बार देखेंगे। सो अंडरटेकिंग रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपने मर्ज करना है, डिसॉल्व करना है ऑर्गेनाइजेशन को, डिवीजन हटाना है, डिवीजन रिमूव करना है, डाउनसाइज करना है, दैट इज समथिंग यू कैन डू थ्रू VRS। रिड्यूस लेबर कॉस्ट, जब आपको ओवरऑल कॉस्ट कट करनी होती है तो उस सिनेरियो में आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव गेट रिड ऑफ सरप्लस वर्कफोर्स, जो आपकी वर्कफोर्स है, एक्स्ट्रा वर्कफोर्स है, उसको हटाने के लिए आप ये कर सकते हैं। गेट रिड ऑफ इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज, रिड्यूस द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। होता क्या है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आपके 5 लोग काम कर रहे हैं और बहुत ही प्रोडक्टिवली काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत इफिशियंट है, तो आप इन द एंड देखते हो प्रोडक्टिविटी अच्छी है, एवरेज देखते हो, एवरेज प्रोडक्टिविटी अच्छी है। लेट्स सपोज उसमें हम 3 लोग ऐड कर देते हैं और वो 3 लोग अच्छा काम नहीं कर रहे। अब क्या हो रहा है, जो बाकी लोग हैं ना, उनकी प्रोडक्टिविटी और इनकी प्रोडक्टिविटी जब हम एवरेज करके चेक करते हैं तो प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है, और रीजन बीइंग वो 3 लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे, और मे बी उनकी वजह से बाकी लोग भी अच्छे से काम ना कर पाए, वर्कलोड बढ़ गया क्योंकि वो 3 तो कर नहीं रहे, औरों को करना पड़ रहा है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। सो जस्ट इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दोज इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज हम VRS कर सकते हैं, ठीक है, हम VRS आगे ला सकते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है, इट्स नॉट लाइक दे डोंट वांट टू वर्क देमसेल्व्स बट दे आर नॉट एबल टू। फॉर एग्जांपल, अभी ऑर्गेनाइजेशंस में जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, जो नई नई चीज़ें लोग कर रहे हैं, मे बी जो एम्प्लॉयज़ हैं जो अबव 40 हैं, इवन उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हो, लेकिन उसके बाद भी दे आर नॉट एबल टू लाइक गेट अ ग्रास्प ऑफ व्हाट द थिंग्स आर हैपनिंग ऑल अराउंड। तो हो सकता है वो उतनी इफिशिएंटली, उतनी प्रोडक्टिविटी से काम ना कर पाए जितना जो हमारी न्यू जनरेशन है वो कर ले। तो वही चीज़ अगले पॉइंट में है, दैट इज पेव द वे टू द एंट्री ऑफ न्यू टैलेंट विद पॉलिश स्किल्स। VRS सिर्फ तब नहीं दिया जाता जब हम चाहते हैं डायरेक्टली सब लोग को हटाने के लिए, मतलब एक बहुत बड़ा क्राउड हटाने के लिए नहीं, हो सकता है हम तब दे रहे हो जब हम उस क्राउड को हटा के थोड़े दिनों बाद एक अच्छा क्राउड लेके आना चाहें जो प्रोडक्टिवली
इफिशिएंटली उस सेटअप में काम कर सके जो न्यूली इंट्रोड्यूस कराया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बेनिफिट टू एम्प्लॉयर खत्म। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेनिफिट टू एम्प्लॉइज। Payment of heavy tax exempted compensation, no opposition by trade unions. Now we'll talk about the last thing, that is what are the issues that are faced during giving out VRS. So that is the rationale of VRS may lose its most effective staff. वही होता है, सबसे इफेक्टिव स्टाफ जो आपका बहुत अच्छा काम कर रहा था, हो सकता है वो चला जाए, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज पर्सनल टू बी कवर्ड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब VRS देते हुए हमारे दिमाग में क्या होता है, रिलेटेड टू पुराना पॉइंट ही होता क्या है कि लेट्स सपोज हमारे पास वी नो हमारे पास एक पर्सन है मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, और दे आर अबव 40, दे आर अबव लाइक दे आर 43 ईयर्स, एंड यू नो कि यार अभी तो 7 साल बचे हैं इनको रिटायर होने से पहले, लेट्स सपोज 50 पे रिटायरमेंट होती है, एंड यू नो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट यू काइंड ऑफ फील लाइक अगर हमने VRS दी तो ये चले जाएंगे। अब यू वांट टू होल्ड ऑन टू पीपल, ठीक है, बट यू आर फाइन विद पीपल हु आर अबव 45 टू गो। तो आप क्या करते हो, एक फिल्टरिंग लगा देते हो, एक फिल्टरिंग प्रोसेस लगा देते हो कि अगर मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे किसी को VRS लेना है, सो दे मस्ट बी अबव 45 ओनली, उससे नीचे नहीं ले सकते। तो आपका जो ये वाला स्टाफ था ये रिटेन हो गया, आपका मेन फोकस रिटेन करने का था, रिटेन हो गया। हो सकता है इस स्टाफ को जाना था, ठीक है, ही वॉज विलिंग टू गो, बट लेकिन क्या हो गया, ये स्टाफ रिटेन हो गया, तो आपका एक बहुत बड़ा जो लॉस होने वाला था वो लॉस आपका नहीं हुआ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इश्यूज क्या फेस करने में आते हैं, वो फिल्टरिंग प्रोसेस करना, पर्सनल टू बी कवर्ड, कितना फिल्टर कहाँ लगाना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उसने फिल्टरिंग की थी, जो अनस्किल लेबर थी उस पर लिख दिया अबव 40, जितने लोगों को जाना है जा सकते हैं, बट मिडिल लेवल मैनेजमेंट में अबव 50 ही जा सकते हैं, अबव 40 नहीं जा सकते, ठीक है। तो अब अगर कोई देयर इज दिस वन पर्सन हु इज लाइक 44 ईयर्स या 47 ईयर्स, जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ही वांट्स टू लीव, ही स्टिल कैन नॉट लीव, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर स्टिल एबल टू लाइक गेन थोड़ा सा एक बेनिफिट VRS देते हुए, ठीक है, कि आपका जो एक प्रॉब्लम आ रही थी ना कि बहुत आपके एफिशिएंट जो लोग हैं वो चले जाएंगे, आप उनको बचा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट दैट इज कंपनसेशन पैकेज। कंपनसेशन पैकेज कैसे डिटरमाइन करना है, वो भी बहुत बड़ा इशू बन जाता है जब हम VRS की बात करते हैं। सो यहाँ पे हमने पार्ट C और पार्ट D कवर कर लिया है। वी आर डन विद पार्ट C, पार्ट D। एज फॉर पार्ट A एंड पार्ट B, उसके ऊपर जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी बन चुकी हैं। इफ़ यू वांट टू वॉच दीज वीडियोस यू कैन गो डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, स्क्रॉल एंड सी द लिंक टू द प्लेलिस्ट, एंड इवन इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड वहाँ से, तो यू कैन क्लिक द आई बटन, वहाँ पे आपको ऐसी ही मोर रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगी, रिलेटेड टू HRM, रिलेटेड टू कंपनी लॉ एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ सेमेस्टर्स have been covered, तो आप जाके चैनल पे भी ढूंढ सकते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट जो हमने आज कवर किया। तो टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर हमारे जो क्वेश्चंस आए थे 2023 में, व्हाट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशन ऑफर VRS टू देयर एम्प्लॉइज। तो क्या है क्वेश्चन आपका आया था, व्हाट इज VRS क्या है, ये तो इजीली कवर हो जाता क्वेश्चन, हम 2023 की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था What role does HRM play in fostering employee well-being, mental health and work-life balance? Work-life balance हमने previous वीडियो में कवर कर लिया है, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद वी हैड दैट व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर HRM इन करंट टाइम्स, ये वाला भी हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था, व्हाट आर द एमर्जिंग चैलेंजेस टू HR इस मूवमेंट पे, ठीक है। उसके बाद वी हैव राइट शॉर्ट नोट ऑन एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एंड VRS, ठीक है। दिस इज समथिंग वी कैन डू, क्योंकि हमने जस्ट अभी किया ये। और इसके बाद वी हैड क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज एम्पावरमेंट, व्हाट इज एम्पावरिंग एम्प्लॉयज, ठीक है। और ऑल द क्वेश्चंस दैट वर लाइक इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो पूरा सेट है, आप अगर शिवदास जाके भी देखेंगे तो उसमें डायरेक्टली आपको क्वेश्चन क्या क्या दे रखे हैं कि व्हाट इज VRS, व्हाट इज VRS, व्हाट इज वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं। ऑल दीज क्वेश्चंस आर समथिंग यू कैन अटेम्प्ट बहुत ही ईजिली अगर आप इन सब चीज़ों से गो थ्रू हो गए। सो आई वुड से कि इस मोमेंट पे हमने चैप्टर कवर कर लिया है सारे यूनिट 1 के, और उसके बाद हमने 10 ईयर भी कवर कर लिया है सब कुछ। एंड नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज रिवीजन, जो हम बार बार करते रहेंगे। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस इन द वेरी एंड, एग्जाम्स आ चुके हैं और आप तब वॉच मतलब तब देख रहे हैं, आपने सब कुछ कवर कर लिया इस यूनिट में, बी फ्री अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना। So that's it for this video. If you want to connect, you can connect us on Instagram as well. We have put the socials down, and contact number bhi de diya if you want to directly contact and have live classes. So that's it for today.
for this particular video. Thanks a lot for watching.